स्टूडेंट्स, हम लोग अब तक ये जो चैप्टर है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया की मेन और वो किस कंडीशन में है इस समय भारत में, वर्ल्ड में उनका क्या प्लेस है, क्या प्रोडक्शन है और उन इंडस्ट्रीज़ के सामने क्या चैलेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है कि अब तक हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि किसी भी कंट्री को डेवलप होने के लिए या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप होने के लिए एक ज़रूरी कंडीशन है कि उसकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेल डेवलप्ड होनी चाहिए। चाहे कोई सी भी इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो, कोई सी भी हो, सभी इंडस्ट्री जब तक अच्छे से डेवलप नहीं होंगी तब तक उस कंट्री की इकॉनमी बढ़िया करके रन नहीं कर सकती और कोई डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड नहीं हो सकती। और जो डेवलप्ड है वो लंबे समय तक अपना जो डेवलपमेंट है वो उसको सस्टेन नहीं कर सकती जब तक कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना नहीं रहता, या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तेज़ी से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जहाँ एक तरफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात करें, इंडस्ट्रीज़ हमारी इकोनॉमी को रफ्तार देती हैं, उसको स्पीड बढ़ाती हैं, हमारा जो जीवन है उसको बेहतर बनाती हैं, लेकिन इससे होने वाली जो नुकसान है उनको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नुकसान जैसे दो तरीके के नुकसान होते हैं। इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी तेज़ी से जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री होंगी तो ऑब्वियसली कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जिससे पोल्यूशन ना होता हो, और जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो हमारे एनवायरनमेंट पर उसका बुरा असर पड़ता है, जो कि पड़ भी रहा है। आज के समय में बहुत जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो और जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वो भी, दोनों की इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं और इससे हमारे पर्यावरण को यानी हमारे एनवायरनमेंट को खतरा है। इवन क्लाइमेटिक चेंज तक होने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हमें डेवलपमेंट तो करना है, हमें इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो चलानी है और ज़रूरी भी है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और उस पोल्यूशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट का नुकसान जो है वो मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से होने वाला यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ भी लिख दीजिए, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी हमारे एनवायरनमेंट को लगातार नुकसान हो रहा है, ये पोल्यूट होता जा रहा है, चाहे हवा हो, पानी हो, ठीक, कुछ भी हो। तो एक तरफ अगर हम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन लाइफ बेहतर बना रहे हैं, अपनी इकॉनमी बेहतर बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के रूप में। अगर इंडस्ट्रीज़ को लंबे समय तक टिके रहना है और जो डेवलपमेंट हम उन इंडस्ट्रीज़ से गेन कर रहे हैं अगर उसको लंबे समय तक बनाए रखना है तो ज़रूरी है कि हमें इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना होगा और साथ में जो एनवायरमेंटल इस पोल्यूशन की वजह से ख़राब हो रहा है उसको भी सुधारना होगा। तो इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो पोल्यूशन है वो आमतौर पर 4 टाइप्स का होता है, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। 4 तरीके के पोल्यूशन जो हैं वो यहाँ पर लिए गए हैं। कौन कौन सा है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन और नॉइज़। ठीक, ये 4 तरीके के पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रीज़ के थ्रू सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो 4 तरीके से सबसे ज़्यादा होता है, यानी इन 4 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, एयर, वाटर और थर्मल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। तो अभी हम इन पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन के बारे में, वाटर पोल्यूशन के बारे में, थर्मल पोल्यूशन के बारे में और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में, कि इंडस्ट्रीज से ये पोल्यूशन कैसे होते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे कि इस पोल्यूशन को कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, और बाद में एक इसका अच्छा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि भारत में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसने एक मॉडल खड़ा किया है कि इस चीज़ को दिखाने का कि हम इंडस्ट्री भी चला सकते हैं और साथ के साथ पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, इनके बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। देखिए, एयर पोल्यूशन जो है, यानी एयर पोल्यूशन हम कब कहते हैं, यानी हमारे आसपास की जो हवा है, जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, जब उसके अंदर अनडिज़ायरेबल या टॉक्सिक गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस केस को, उस कंडीशन को हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। यानी जो सराउंडिंग एयर है, हमारे आसपास की जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, जब इसमें अनडिज़ायरेबल गैसेस या टॉक्सिक गैसेस की मात्रा यानी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं हम एयर पोल्यूशन। आमतौर पर ये हज़ार्डियस गैसेस के अलावा देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। तो स्मोक यानी धुआं, इसके अलावा टॉक्सिक गैसेस लाइक CO2, ठीक है, SO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा और भी कुछ विषैली गैसें जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये वो गैस हैं जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। जब भी इन गैसेस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है एयर में, तो एयर पोल्यूट हो जाती है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मटेरियल, ठीक है, पार्टिकुलेट मटेरियल से यहाँ पर मेरा मतलब है कि इंडस्ट्रीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मेटल या और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, पदार्थ जो मटेरियल हैं, उनके बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो भी हवा में उड़ते हैं, हवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और वो सांस के थ्रू हमारे अंदर चले जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। तो चाहे वो पार्टिकुलेट मटेरियल हो, यानी मटेरियल्स, अलग अलग मेटल के, अलग अलग मटेरियल्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हवा में मिक्स हो जाते हैं, टॉक्सिक गैसेस लाइक CO2, SO2 और CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अलावा स्मोक, यानी जो जैसे ईंट के भट्टों से, यानी जो ब्रिक मिल्स होते हैं वो, इसके अलावा फैक्ट्रीज़ की जो चिमनीज़ वगैरह होती हैं उनसे बहुत सारा धुआं, स्मोक जो है वो निकलता है और ये सारी गैसेस निकलती हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल निकलते हैं जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, बहुत ही हज़ार्डियस होते हैं। इसके अलावा एयर पोल्यूशन जो है वो गैस लीक से भी होते हैं। गैस लीक, जब पॉइजनस गैस लीक हो जाए किसी प्लांट से, समझ में आया, जैसे केमिकल इंडस्ट्री है तो उससे भी बहुत सारा जो धुआं निकलता है उससे भी बहुत सारे नुकसान होते हैं, उससे बहुत टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जहरीली गैसें निकलती हैं। ऐसा ही गैस लीक, समटाइम्स इंडस्ट्रियल यूनिट से गैस लीक भी हो जाती हैं जिससे एक ही बार में हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं। ऐसा एक बार हो चुका है, गैस लीक इंसिडेंट बहुत फेमस है, भोपाल गैस लीक जो एक्सीडेंट था, दुर्घटना, ठीक है, भोपाल गैस लीक एक्सीडेंट था। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की जो गैस है वो क्या हो गई थी, लीक हो गई थी, जिससे बहुत ही कम समय में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, बहुत सारे लोग बीमार हो गए थे, बहुत सारे लोगों की आंखें चली गई थी और बहुत लोग भारत में मारे गए थे, हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री थी यूनियन कार्बाइड और वहाँ से एक गैस लीक हुई जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये मिथाइल आइसोसाइनाइड जब लीक हुई तो लोगों की आंखें, बहुत सारे लोगों की चली गई, बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, दम घुटने की वजह से मर गई। पॉइजनस गैस थी, तो गैस लीक होने की वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है और लोग मारे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकना होगा। ठीक, तो ये है एयर पोल्यूशन और इसके लिए ज़रूरी है कि इंडस्ट्रीज़ क्या करें। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने हालांकि इस चीज़ पर नियम बना रखे हैं कि जो चिमनी की ऊंचाई है, जिनसे धुआं निकलता है, उनकी ऊंचाई कम से कम इतनी होनी चाहिए और उनके लिए बताया है कि इसमें आपको एयर फिल्टर या स्मोक जो है वो फिल्टर करने के लिए सारी चीज़ें आपको लगानी चाहिए। लेकिन बहुत ही कम इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो इन स्टैंडर्ड्स को, उन नॉर्म्स को जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो उनको फॉलो करती हैं।
तो ये कारण है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूट होती है। और ये सारे एफ्लुएंट आमतौर पर किससे निकलते हैं? इंडस्ट्रीज से ही निकलते हैं। इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी जो व्हीकल्स हैं जिनमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल होता है, यानी जैसे कोल पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज़ में, तो उन फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से भी ये सारे एफ्लुएंट्स जो हैं वो निकलते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। इसकी वजह से चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सभी अफेक्ट होते हैं, सभी को नुकसान होता है। अगली चीज़ आती है वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट चीज़ है वाटर पोल्यूशन। तो ये हम सभी जानते हैं वाटर पोल्यूशन कैसे होता है। डिस्चार्ज ऑफ कंटेमिनेटेड, एक मिनट, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स in water bodies। देखिए ये है रीज़न। वाटर पोल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, यानी जो गंदा पानी है वो, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्रीज से निकलने वाले एफ्लुएंट्स हैं। अब इंडस्ट्री से निकलने वाले एफ्लुएंट कौन से होते हैं उनकी लिस्ट अभी यहाँ बना देता हूँ। तो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर, जो गंदा पानी है, चाहे हम घरों में यूज़ करें या जानवरों को नहलाने के लिए यूज़ करें, किसी जगह की धुलाई सफाई के लिए यूज़ करें, वो जो भी गंदा पानी है वो, और साथ में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट निकलते हैं वो, इन सभी को जब वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, पॉन्ड्स यानी नदियों में, तालाबों में, इन सब जगह जब उसको छोड़ा जाता है उस गंदे पानी को, तो उससे क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है रिवर का या तालाबों का, वो भी गंदा हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है किसका? वाटर पोल्यूशन का। यानी अगर गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को हम नदियों में, तालाबों में छोड़ना बंद करें तो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। और साथ में इंडस्ट्रीज़ को भी अपने एफ्लुएंट्स, यानी जो पानी इंडस्ट्रीज से निकलता है उसमें बहुत सारे हैजार्डियस केमिकल्स, हैवी मेटल्स, एसिड्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर मिली हुई होती हैं। अगर वो इनको रोक दे तो काम बन जाएगा। क्या क्या होता है इसमें? देखिए, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं उनके अंदर, उस पानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स मिले हुए होते हैं, सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं, और साथ में हैवी मेटल्स मिले हुए होते हैं। ठीक, हैवी मेटल्स लाइक लेड, ठीक, एंड मरकरी। लेड और मर्क्यूरी जैसे, लेड और मरकरी जैसे जो हैवी मेटल्स हैं वो इस पानी में मिले हुए होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, एसिड्स हैं, वो इंडस्ट्रियल, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है। यानी कोई भी इंडस्ट्री जब अपना वेस्ट वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती है तो उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स, एसिड्स, अलग अलग तरीके के केमिकल्स और हैवी मेटल्स जैसे कि लेड और मरकरी टाइप के, जो या मरकरी, इस तरीके के हैवी मेटल्स उस पानी में मिले हुए होते हैं। और जब ये पानी रिवर्स में, पॉन्ड्स में डिस्चार्ज किया जाता है तो उनका पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और इस पानी को जब कोई कंज्यूम करता है तब क्या होता है, तब बीमारियां होती हैं। और इस तरीके की हैवी मेटल से बीमारियां फिर बहुत ही भयंकर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी होती हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हुई कि अगर इन सारी चीज़ों को रोक लिया जाए, इस पानी को अगर ट्रीट किया जाए तो काम बन सकता है। और यहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा इसके लिए जिम्मेदार हैं वाटर पोल्यूशन के लिए? जैसे पेपर इंडस्ट्री हो गई, पल्प इंडस्ट्री हो गई, ग्लास इंडस्ट्री हो गई जहाँ कांच की चीज़ें बनाई जाती हैं वो, ठीक, साथ में केमिकल इंडस्ट्री है, बहुत सारी जोड़ सकते हैं हम यहाँ। इसके अलावा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, ठीक। तो इसी तरीके की ये जो इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट डिस्चार्ज करती हैं। और ये वो इंडस्ट्री हैं जिनकी वजह से वाटर बॉडीज़ सबसे ज़्यादा, टैनरीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं। टैनरीज़ मतलब जहाँ चमड़े वगैरह का काम होता है तो उनसे निकलने वाला जो पानी है वो भी इसमें बहाया जाता है। यहाँ शीशे का काम होता है
तो उसमें भी बहुत सारे हैवी मेटल्स मिले हुए होते हैं। केमिकल्स से जो निकलेगा, केमिकल फैक्ट्री से जो भी एफ्लुएंट या वेस्ट वाटर निकलेगा उसमें केमिकल्स, बहुत सारे एसिड्स वगैरह सब मिले हुए होंगे। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ की वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इस वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए भी ज़रूरी है कि जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं वो पहले ट्रीट कर लिए जाएँ, उनको साफ़ कर लिया जाए, उसमें हैवी मेटल्स को अलग कर लिया जाए, या जो मेन पार्टिकुलेट मैटर है उनको अलग कर लिया जाए, तब उनको डिस्चार्ज किया जाए, तो स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। हालांकि इसके बारे में बाद में बात करते हैं कि सोल्यूशन क्या है। ये तो हुआ रीज़न और कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है वो रेस्पॉन्सिबल है वाटर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन किन वजहों से होता है वो सब यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक, वाटर पोल्यूशन के बाद अगला आता है हमारे पास थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन, ठीक। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन जो है, थर्मल पोल्यूशन मतलब एक ऐसा पोल्यूशन जिसमें थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू या इंडस्ट्री के थ्रू हॉट वाटर यानी जो गर्म पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी जो है वो छोड़ा जाता है, किसमें, वेस्टेज वाटर होता है और गर्म होता है, और जो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर कि बहुत ज़्यादा जो हॉट वाटर है वो इन वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से क्या नुकसान है, मतलब अगर ठंडे पानी में गर्म पानी मिला दिया जाए तो दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि ये जो वाटर बॉडीज़ जो भी होती हैं, यानी जो रिवर होती हैं या बाकी जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, इनके अंदर एक्वाटिक लाइफ होती है, मतलब इनके अंदर मछलियाँ या और भी बहुत सारे पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु होते हैं, यानी बहुत सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो इन वाटर बॉडीज़ में रहते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स भी इनके अंदर होते हैं, और साथ में उस पानी को जो ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं वो भी कंज्यूम करते हैं। जब उसके अंदर ये हॉट वाटर जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है तो उस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ है, एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, उनका नुकसान होना शुरू होता है, और उसकी वजह से आगे चल के ये पानी भी कंटेमिनेट हो जाता और ये ह्यूमन बींग्स के भी पीने लायक नहीं रहता। ये तो हुई केवल तापांतर की बात के टेम्परेचर डिफरेंस। तो थर्मल पोल्यूशन क्या है, व्हेन हॉट वाटर इज डिस्चार्ज या इंडस्ट्रियल हॉट वाटर इज डिस्चार्ज इनटू द फ्रेश वाटर बॉडीज़, जब फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ये हॉट वाटर छोड़ा जाता है तब थर्मल पोल्यूशन होता है। लेकिन केवल इतने भर से नहीं होता, ये थर्मल पोल्यूशन आता कहाँ से है, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जो थर्मल पावर प्लांट हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में आमतौर पे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ किया जाता है। किसका, न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है, ठीक है, आमतौर पर न्यूक्लियर पावर जनरेट की जाती है थर्मल पावर प्लांट में। और न्यूक्लियर पावर यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है जिनसे बिजली बनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता ये है कि न्यूक्लियर डिफ्यूज़न की प्रोसेस की जाती है जिसके थ्रू जो है बिजली बनती है। और न्यूक्लियर एक्टिविटी कैसी होती है, सारी रेडियो एक्टिव होती हैं। इसमें जो भी मैटर जो यूज़ किए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे यूरेनियम, पोलोनियम, इस तरीके के जो मैटर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, हैवी रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिविटी होती है इनमें। और इस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हैवी वाटर का यूज़ किया जाता है। और जब ये वाटर इस प्रोसेस की वजह से गर्म हो जाता है तो इस वाटर को रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो वो पानी भी कैसा हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो एक तरीके से ये थर्मल जो पोल्यूशन है वो कैसा होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है एक तरीके का। और रेडियो एक्टिविटी जो है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आज के समय में सबसे घातक अगर कोई चीज़ है तो वो रेडियो एक्टिविटी है। तो इस न्यूक्लियर पोल्यूशन है एक तरीके का, ये रेडियो एक्टिव पोल्यूशन है। और इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से होता ये है कि वो पानी भी रेडियो एक्टिविटी से जो है पल्यूट होता है।
और रेडियो एक्टिव वेव से होता यह है कि कैंसर जैसी बीमारी, मिसकैरेजेस जैसी बीमारी, समस्याएं, या फिर कई बार बर्थ डिफेक्ट, यानी रेडियो एक्टिव अगर जो पेरेंट्स हैं अगर वो रेडियो एक्टिविटी से अफेक्टेड हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भी जन्मजात वो हैंडीकैप्ड हो सकते हैं या बहुत सारी कमियां जो हैं बर्थ डिफेक्ट यानी जन्म के साथ अलग अलग डिफेक्ट के साथ बच्चे पैदा होते हैं। और ये रेडियो एक्टिविटी पोल्यूशन का जो असर है वो कई सालों तक रह सकता है, तो सबसे ख़तरनाक है ये। तो थर्मल पोल्यूशन जो है तो इसको रोकना भी ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए या जहाँ न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो इंडस्ट्री है, जैसे परमाणु हथियार बनाए जाते हैं, तो उन सब से जो भी डिस्चार्ज होता है या उस एरिया में जो भी वाटर बॉडीज़ होती है तो वो भी इस रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से प्रभावित होती हैं। अगला आता है थर्मल पोल्यूशन के बाद लास्ट नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन होता क्या एग्जैक्टली? नॉइज़ पोल्यूशन हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब अनवांटेड जो आवाज़ें हैं वो जिन ऐसी आवाज़ें जिन्हें हम नहीं सुनना चाहते, तो जो अनवांटेड साउंड्स हैं जब वो बहुत ज़्यादा क्रिएट होती हैं जिनसे हमें इरिटेशन होता है, तो ऐसी आवाज़ों को या ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। यानी अनवांटेड साउंड्स जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे जो हमें इरिटेट करे तो उसको हम बोलते हैं क्या? नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन हमेशा से इरिटेटिंग तो होता ही है। आपको सोचिए कि जैसे टीचर्स होते हैं, क्लास में अगर बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे बहुत सारी बातें कर रहे हैं तो वो टीचर के लिए अनवांटेड साउंड्स होती हैं और वो नॉइज़ मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कभी कभी क्लास में बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, तो उसी को हम शोर कहते हैं। हर आवाज़ को हम शोर नहीं कहते। म्यूज़िक चल रहा है, जो म्यूज़िक आपको पसंद है, आपको सपोज दैट लाइट म्यूज़िक पसंद है तो वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप रॉक म्यूज़िक सुन रहे हैं, जैसे डीजे बजता है बहुत तेज़, कभी कभी कुछ लोग बहुत तेज़ बजाते हैं, आपने देखा होगा सड़कों पे कांवड़ यात्रा के दौरान। तो जिन लोगों को अच्छा लगता है वो तो वहीं उस डीजे के पास ही बैठे होते हैं, उसी व्हीकल में बैठे होते हैं जहां उन्होंने डीजे लोड कर रखा था, उसके साथ नाच भी रहे होते हैं, उनके लिए अच्छा है, वो वांटेड है उनके लिए। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो नहीं सुनना चाहते तो उनके लिए अनवांटेड है, तो उनके लिए वो नॉइज़ पोल्यूशन की कंडीशन है। तो नॉइज़ पोल्यूशन ऐसी आवाज़ें जिन्हें हम नहीं सुनना चाहते, जो हमें इरिटेट करती हैं, हमें नुकसान भी पहुंचाती हैं, उसको बोलते हैं हम नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से होता क्या है ये सुन लेते हैं। भाई इरिटेशन तो हो गई सबसे पहले, यानी चिड़चिड़ापन बढ़ता है नॉइज़ पोल्यूशन से। साथ में क्या बढ़ता है, क्या समस्या होती है? हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी हमारी सुनने की क्षमता ख़त्म हो सकती है। कहते हैं ना, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गाने या ज़्यादा लंबे समय तक आप ईयरफोन हेडफोन, लोग कहते हैं ज़्यादा तेज़ आवाज़ में, बहुत तेज़ आवाज़ में अगर हम ईयरफोन हेडफोन लगातार लगाए रहेंगे तो हमारे कान यानी सुनने की क्षमता पे फ़र्क पड़ सकता है। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके अलावा हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, या जो हार्ट के मरीज़ हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कभी डीजे जो निकलता है कांवड़ यात्रा के के दौरान, उसके पास खड़े होकर देखना, उसकी जो बेस है वो आपको अपने हार्ट में सुनाई देगी, दम घुटने लगेगा आपका, ज़्यादा देर खड़े रहे उसके पास तो, ठीक। तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ें जो हैं वो हार्ट रेट को बढ़ा देती हैं। ऐसे में अगर हाई बीपी का अगर कोई पेशेंट है या हार्ट का कोई पेशेंट है तो उसके बीमार होने या उसकी डेथ होने के चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक। तो इरिटेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट रेट बढ़ना, ब्लड प्रेशर और साथ में साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। तो ये वो है कि नॉइज़ पोल्यूशन से क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इरिटेशन हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकते हैं, हार्ट रेट बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और साथ में मानसिक बीमारियां भी हो सकती हैं। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा शोर शराबे वाली जगह पर रहते हैं, जहाँ हर समय शोर शराबा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वो लोग खुद भी वैसे ही हो जाते हैं, वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने वाले हो जाते हैं, ठीक। तो ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है जो धीरे धीरे क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हुए नॉइज़ पोल्यूशन के अफेक्ट जो हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे दिल को
इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। दूसरी चीज़, नॉइज़ पोल्यूशन होता किन वजह से है, इसे बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। भाई जो स्पीकर्स हैं वो, है ना, लाउड स्पीकर्स बेसिकली कहना चाहिए, जो लाउड स्पीकर्स हैं वो, इसके अलावा हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, जो आजकल भाई व्हीकल्स चल रहे हैं, जो वाहन हैं, जो मोटर व्हीकल्स हैं, इन सभी में बहुत तेज़ हॉर्न आते हैं। तो इन हॉर्न्स की वजह से भी ट्रैफिक में आप बहुत ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, चीं पों होती रहती है वहाँ। तो लाउड स्पीकर्स हो गए, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स हो गए। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ जो मशीन्स हैं इनकी आवाज़ें भी बहुत तेज़ होती हैं, या सायरन्स वगैरह जो होते हैं तो इनकी आवाज़ें भी बहुत तेज़ होती हैं। तो ये वो वजहें हैं। इसके अलावा भाई शादी ब्याह में डीजे वगैरह है, रैलीज़ वगैरह निकलती हैं, इसमें लाउड स्पीकर डीजे वगैरह यूज़ होते हैं, और व्हीकल्स के हॉर्न्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। तो नॉइज़ पोल्यूशन से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुनने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। हमारे कान हमारी उम्र बढ़ने से पहले ही ख़राब हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुए पोल्यूशन की बात, कि कौन सा पोल्यूशन किस वजह से होता है और साथ में उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। अब बात है कि आखिर इन सारी समस्याओं का इलाज क्या है, इनको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, पूरी तरीके से हम नहीं रोक सकते भाई। एयर पोल्यूशन तो पूरी तरह तभी ख़त्म होगा जब हम इंडस्ट्रीज़ ही ख़त्म कर दें, लेकिन हमें इंडस्ट्रीज़ की बहुत ज़रूरत है। पिछले दिनों से, इतने दिनों से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही तो सीख रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनकी हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी इकॉनमी के लिए और साथ में हमारे जीवन के लिए, हमारी लाइफ के लिए इंडस्ट्रीज़ क्यों ज़रूरी हैं। तो फिर उनको ख़त्म तो कर नहीं सकते, तो फिर आखिर कंट्रोल कैसे किया जाए एनवायरनमेंट पोल्यूशन को, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ठीक है, चाहे लैंड का हो, कोई भी पोल्यूशन सही, हमें उसे कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। भाई ऐसा थोड़ी है फैक्ट्रीज़ वगैरह, इंडस्ट्रीज़ हम लगाते चले जाएं और बाद में उनसे जो डेवलपमेंट हुआ उसका फ़ायदा उठाने के लिए हम जीवित ही ना रहें, हमें रोज़ नई नई बीमारियाँ होती रहें, ठीक, तो उससे भी क्या फ़ायदा है। तो डेवलपमेंट ऐसा हो जिसका हम यूज़ भी कर पाएँ, वो डेवलपमेंट भी लंबे समय तक रहे और साथ में हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे, उसको ज़्यादा नुकसान ना हो, यानी इतना नुकसान हो जितना एनवायरनमेंट खुद को अपने आप को रिकवर कर सके। तो इसके लिए करना क्या होगा, इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए और हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो गवर्नमेंट है उनको क्या करना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट भी बचा रहे और इंडस्ट्रीज़ भी चलती रहें। तो उसके लिए यहाँ पर हमें कुछ तरीके देखने होंगे। तो फिर एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन करना क्या होगा। उसके लिए जैसे वाटर पोल्यूशन है तो उसके लिए ज़रूरी है कि क्या किया जाए, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। सबसे पहले तो इंडस्ट्री में कोशिश की जाए कि पानी का कम से कम यूज़ हो, मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, यानी जो पानी एक बार यूज़ हुआ है उसको ही किसी तरीके से बार बार यूज़ किया जा सके और उसको रिसाइकल किया जा सके, जो पानी है उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ कर लिया जाए। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ है वाटर का वो कम किया जाए। तो मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग द वाटर। तो ये पानी जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है उसको रिसाइकल किया जाए, बार बार यूज़ करने की कोशिश की जा सकती है। तीसरा और अगला तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की ज़रूरत हो, यानी इंडस्ट्रियल ज़रूरत हो चाहे वैसी ज़रूरत हो, नॉर्मल पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि सभी इंडस्ट्रीज़ को भी ये काम करना चाहिए कि जिस समय बारिश होती है तो उनको भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स लगाने चाहिए अपनी इंडस्ट्री के साथ, जिससे बारिश का जो पानी है वो उसको इस्तेमाल कर सके अपने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। इससे जो ग्राउंड वाटर है, जो फ्रेश वाटर है पीने योग्य, वो बचा रहेगा। ठीक, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक, अगली चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स।
treatment of wastewater and industrial effluents before releasing them into the water bodies। देखिए, फैक्ट्रीज से जो भी वेस्ट वाटर निकलता है या जो भी वेस्ट वाटर यूज़ होता है और उसमें जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, अगर उनको पहले उस पानी को क्या कर लिया जाए, काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया जाए, उसमें से इन्फ्लुएंट्स जहाँ तक हो सके एफ्लुएंट्स निकाल दिए जाएं, उसके बाद अगर उस पानी को वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा और वो पोल्यूशन कंट्रोल होगा। उसके बाद जब वो पानी वाटर बॉडीज़ में जाएगा तब भी वाटर पॉल्यूट तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें से पहले ही जो वेस्टेज है या जो भी वेस्ट मटेरियल है वो सब उससे पहले ही निकाले जा चुके होंगे। तो ये काम किया जा सकता है स्पेशली वाटर पोल्यूशन के लिए। और साथ में ये ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है ये भी 3 स्टेप्स में की जा सकती है, 3 स्टेप्स में होती है ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है, ये 3 अलग अलग स्टेप्स में की जा सकती है। ट्रीटमेंट के लिए देखिए पहला स्टेप है इसमें ये कि मैकेनिकल प्रोसेस से इसको साफ किया जाए, मैकेनिकल प्रोसेस का यूज़ किया जाए। मैकेनिकल प्रोसेस जैसे कौन सा, ग्राइंडिंग, स्क्रीनिंग, ठीक, ग्राइंडिंग है, स्क्रीनिंग है। कहने का मतलब जैसे जब वेस्ट वाटर जब निकालना है तो उस वेस्ट वाटर के अंदर जो भी सॉलिड मटेरियल्स हैं उनको पीसा जा सकता है, उनको ग्राइंड किया जा सकता है, उस पानी की अच्छे से जांच की जाए, उसमें जो भी सॉलिड मटेरियल उनको पहले ही छान करके अलग कर लिया जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से उसको अलग किया जाए और जो एफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट किया जाए। और केमिकल प्रोसेस का यूज़ भी किया जा सकता है कि कुछ एफ्लुएंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रलाइज किए जा सकते हैं केमिकल प्रोसेस से, और उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब लास्ट में हमें यहाँ बायोलॉजिकल होगा, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ किया जा सकता है पानी को ट्रीट करने के लिए, और इसके बाद बायोलॉजिकल, मैकेनिकल और केमिकल तीनों प्रोसेस का एक साथ फाइनली यूज़ करके भी पानी को साफ करके तब छोड़ा जाए। कुल मिला के प्रोसेस कोई सी भी यूज़ हो, जैसे सबसे पहले उसमें जो सॉलिड मटेरियल्स थे उनको निकाल लिया, ग्राइंड करके उनको छान करके साफ अलग कर दिया उसको, उसके बाद अगर उसमें कोई एसिड्स वगैरह हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें कोई केमिकल या कोई चीज़ मिलाई गई जिससे उनका असर कम हो जाए, नुकसान कम हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू भी ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये तो हुआ ट्रीटमेंट वाटर का, वाटर पोल्यूशन इससे कंट्रोल हो सकता है। एयर पोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, पहले से स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि जो चिमनीज़ हैं फैक्ट्रीज़ की, उनकी ऊंचाई जो है जैसे बहुत कम ना हो, उनकी ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए कि वो एनवायरनमेंट में काफ़ी ऊपर जाकर पार्टिकुलेट मटेरियल अगर निकलते हैं या स्मोक निकलता है तो बहुत ऊंचाई पर निकले, जो हमारी ब्रीदिंग तक हम तक आसानी से ना पहुँचे। और दूसरा तरीका ये है कि जो चिमनीज़ वगैरह हैं उन पर स्टैक्स लगाए जाएंगे, स्मोक स्टैक्स लगाए जाते हैं, यानी एक तरीके के एयर फिल्टर कि उसमें से धुआं तो निकल जाएगा चिमनी में से, लेकिन जो पार्टिकुलेट मटेरियल, जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो सब उसी में रह जाएंगे। तो इस तरीके के एयर फिल्टर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट। ऐसे ही नॉइज़ पोल्यूशन के लिए ये है कि ईयरफोन, ईयर प्लग्स का हम ईयर प्लग्स का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा शोर होता हो। इसके अलावा फैक्ट्रीज़ वगैरह में ये है कि मशीनों में आवाज़ तभी होती है जब उनकी ऑयलिंग, ग्रीजिंग या ये सारी चीज़ें उनकी समय समय पर होती रहे, मशीनों को अपग्रेड किया जाए, ज़्यादा पुरानी ना हो मशीनें, इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा, मशीनों की लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप देख रहे हैं जनरेटर वगैरह बहुत आवाज़ करते थे पहले, लेकिन अब साइलेंट जनरेटर आने लगे जिनकी आवाज़ काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके का यूज़ करके नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम किया जा सकता है। ऐसे ही चीज़ का एक एग्जाम्पल है जिसने रास्ता दिखाया कि थर्मल पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल करके काम किया जा सकता है। तो यहाँ दिया है NTPC शोज़ द वे। NTPC ये दिखाती है कि NTPC ने क्या किया है कि जिससे NTPC एक एग्जाम्पल है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है जो पावर भी प्रोड्यूस कर रही है, यानी डेवलपमेंट भी चल रहा है, इंडस्ट्री भी चल रही है, और उसके आसपास का जो एरिया है उसके पोल्यूशन को भी कंट्रोल करके रखा हुआ। आखिर NTPC ये कैसे करती है वही यहाँ पर लिखना है, और ये क्वेश्चन NTPC वाला बहुत आता है।
3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो इसको मार्क कर लीजिए। आपकी बुक का ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके बाद चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखिए एनटीपीसी ने किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, उसको कंट्रोल किया, और साथ में एक थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, तो थर्मल पोल्यूशन क्रिएट होने से भी बचा रही है और साथ में पावर भी प्रोड्यूस कर रही है। तो एनटीपीसी जो कुछ करती है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मॉडल हो सकता है, इसीलिए आपकी बुक में लिखा हुआ एनटीपीसी शोज़ द वे, कि एनटीपीसी रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से इंडस्ट्री भी चल सकती है और साथ में पोल्यूशन भी कंट्रोल हो सकता है। जैसे एनटीपीसी ने क्या किया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से यूज़ करती है, और सबसे बड़ी चीज़ टाइम टू टाइम मशीनों की लगातार चेकिंग और उनको अपग्रेड किया जाता है, यानी जल्दी जल्दी मशीनों को अपग्रेड किया जाता है बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। यानी पुरानी मशीनों को ऐसा नहीं बहुत लंबे समय तक रिपेयर करा के उनको खींचते रहना, बार बार यूज़ करते रहना, नहीं, क्या कर रही है, जो भी नई टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन्स आती है, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उनका यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, टाइम टू टाइम मशीन्स को अपग्रेड करना, ठीक। दूसरी चीज़ आती है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन। पहली चीज़ कि जब आप अच्छी मशीन और अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो वेस्ट का जो जनरेशन है, वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो कम जनरेट होगा, और जो कुछ वेस्ट जनरेट होगा उसको भी ट्रीटमेंट के बाद बाहर निकालना, ठीक। अगली चीज़ प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स, तो वेस्ट मटेरियल निकलेगा लेकिन उसको पहले ट्रीट कर लिया जाएगा, उसके बाद बाहर छोड़ा जाएगा, और जितना बाहर छोड़ा जा रहा है वो कुछ पॉल्यूशन को, आसपास को अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे भी, तो उसके लिए पहले क्या किया गया है, अपने जहां पर एनटीपीसी उसके आसपास के इलाके में बहुत सारा क्या कराया, अफॉरेस्टेशन कराया है, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे, प्लांट्स वगैरह सारी चीज़ें लगाई गई, यानी ग्रीन बेल्ट तैयार की हैं उस पूरे एरिया में, जिससे कि वहाँ पर जो कुछ भी पोल्यूशन एयर वगैरह का, वाटर का होगा, तो उसे वो जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। तो ग्रीन बेल्ट तैयार की है, और साथ में क्या है, जैसे ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट है और ऐश यूटिलाइजेशन है, यानी जो राख वगैरह निकलती है, जो हवा में उड़ती है और उसमें जाती है, क्योंकि जब फ्यूल यूज़ होगा तो उससे ऐश यानी राख भी बनेगी, और वो अगर हवा में रहेगी तो एयर को पोल्यूट करेगी, पानी में रहेगी तो पानी को पोल्यूट करेगी। तो ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट सिस्टम अपनाया, उस ऐश को वापस वाटर के साथ रिसाइकल कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए, इसके लिए नए नए तरीके खोजे हैं एनटीपीसी ने। और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, और इससे भी बढ़कर एक काम और करती है एनटीपीसी, लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है। जिस एरिया में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी की यूनिट होती है, उसके आसपास के सभी जगह वो देखती रहती है कि हम कितना कार्बन प्रोडक्शन कर रहे हैं एयर में, कितना वेस्ट मटेरियल निकाल रहे हैं, पहले क्या क्वालिटी थी एनवायरनमेंट की और अब क्या क्वालिटी है। तो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग लगातार नज़र बनाए रखती है, रिव्यू करती रहती है एनवायरनमेंट का, कि कितना नुकसान पहुंच रहा है, कितना कंट्रोल हुआ, इन सारी चीज़ों का लगातार ध्यान रखती है। तो अगर इन स्टेप्स को, इन तरीक़ों को बाकी इंडस्ट्री भी फॉलो करें तो आसानी से इंडस्ट्रीज़ भी चलती रहेंगी, डेवलपमेंट भी होता रहेगा और पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान भी कम से कम होगा। दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड चलती रहेंगी। तो ये ज़रूरी है, इंडस्ट्रीज़ भी हमारे लिए ज़रूरी है, मानव विकास के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पोल्यूशन और एनवायरनमेंट जो है, पोल्यूशन कंट्रोल करना होगा, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को भी रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और पॉसिबली इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू करने वाले हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, इसके जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह या डाउट्स आपको लगें तो वो आप ग्रुप में ज़रूर पूछेगा। चलिए मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, न्यू लेक्चर।